बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज बायो की बुक है और क्लास 10 है और चैप्टर नंबर 7 है, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, पहले हम इसके जो है क्वेश्चंस देख लें कितने हैं, फिर मैं उसके हिसाब से आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन इसके 10 हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन इकोसिस्टम, विच वन इज़ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम एंड हाउ, What do we mean by nitrogen fixation and how it occurs in an ecosystem। ये जितने 10 क्वेश्चन हैं शॉर्ट के और लॉन्ग के 3 हैं। बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम, नाइट्रोजन साइकिल और पोल्यूशन। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन हैं उस हिसाब से जो आंसर जिन पेजेस पर हैं मैं उन पेजेस की एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। और इसके अलावा जो PDF है क्वेश्चन आंसर्स और MCQs वो आपको PDF में भी मिल जाएगा, और आप ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लें ताकि आप बुक से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब अगर इसमें देखा जाए तो पेज नंबर 135 पर आप देखें इंट्रोडक्शन, उसके नीचे है लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइफ इज सपोर्टेड ऑन अर्थ विथ इन अ थिन envelope of air, water and soil. No life exists beyond the earth's atmosphere or deep beneath its upper crust. Thus life sustaining envelope of earth is called biosphere। अब ये जितना भी आपकी ज़मीन के ऊपर एक एनवेलप यानी लिफाफे की शक्ल में बना हुआ है जिसमें हवा भी है, ज़मीन भी है, ये तमाम इन्वायरमेंट आ जाता है, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, इसी के अंदर ज़िंदगी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा जी, अब इसमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि in ecology the level of organization range from organism to biosphere. The area where an organism lives is called its habitat. It may be on land, in water or in the air। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। जहाँ भी कोई ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट है, चाहे वो ज़मीन पर हो, पानी पर हो या हवा में हो। तो ये और एक किस्म के जो स्पीशीज़ हैं जो एक ही ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं उसको हम स्पीशीज यानी पॉपुलेशन कहते हैं जहाँ वो रहते हैं, और इसी तरह कम्युनिटी कहते हैं जहाँ मुख्तलिफ एक ही जगह पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते हैं। अच्छा जी, इकोसिस्टम की अगर बात की जाए तो देखो भाई यही इकोसिस्टम है कि आपका जो इर्द गिर्द का इको कहते हैं आपका जो इन्वायरमेंट है, यानी इको इन्वायरमेंट से निकला है और सिस्टम जो है उसके इर्द गिर्द का सिस्टम। ठीक है, तो इको होम को भी कह सकते हैं जहाँ वो रहती है चीज़, तो उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो इकोसिस्टम होता है। अच्छा, अब इसमें जो है इकोसिस्टम जो है वो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक अबायोटिक कंपोनेंट्स है और एक बायोटिक है। यानी एक जो है वो A के साथ है अबायोटिक और एक B के साथ है बायोटिक। अगर हम पेज नंबर 137 पे पढ़ें, अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग विच इन्फ्लुएंस अपॉन द बायोटिक कंपोनेंट्स। अब अबायोटिक कंपोनेंट वो हैं जो फिज़िकली तौर पर मौजूद हैं इर्द गिर्द, जिनके असर से इन्फ्लुएंस की वजह से बायोटिक कंपोनेंट्स जो है उस पर वो असरअंदाज होते हैं। ठीक है, अब अबायोटिक कंपोनेंट क्या है, माहौल है भाई, इर्द गिर्द का माहौल, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, एयर है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। लाइट भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता है ये किस्म की सोर्स ऑफ एनर्जी है, बग़ैर लाइट के कोई भी प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा, और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसी तरह टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी आपको पता है 4 किस्म के मौसम में मुख्तलिफ टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर भी ज़रूरी है जानदारों के एग्जिस्ट के लिए। फिर वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, पानी के बगैर ज़िंदगी का ख्याल भी मुमकिन नहीं है। उसके बाद अगर सॉइल सिस्टम देखें हम तो, अच्छा जी अज़ान स्टार्ट हो गई है, मैं अज़ान के बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, अगर सॉइल सिस्टम की बात की जाए तो सॉइल सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी ज़मीन पर अनाज लगता है ये ज़मीन के ऊपर के क्रस्ट को बोलते हैं जहाँ हम बीज लगाते हैं। तो यहाँ अल्लाह ने कुदरती तौर पर एक सॉइल सिस्टम दिया होता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करते हैं। तो सॉइल सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिज़म के लिए, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो भाई ज़िंदगी नहीं होगी। उसके बाद एयर है, एयर हवा आपको पता है सब ऑर्गेनिज़म्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और हवा के अंदर ये जो मौजूद गैसेज़ हैं
ये मतलब इंसानी ज़िंदगी यानी पूरे तमाम ऑर्गेनिज़म्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो ये भी भाई ज़रूरत है। तो ये पाँचों मिला के आप बायोटिक कंपोनेंट्स बने। अब हम चलें तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं इकोसिस्टम के वो कौन से हैं। तो भाई बायोटिक कंपोनेंट्स इससे बिल्कुल अलग है। ये माहौल था पूरा, अब ये माहौल से हटकर है। इसमें जो है सबसे पहले जो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स होती हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोज़र्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या है भाई? प्रोड्यूसर हम उस चीज़ को कहते हैं जो अपनी ज़िंदगी को भी मतलब चला रहा होता है, खुराक ले रहा होता है, और वो दूसरों के लिए भी एनर्जी बनता है, दूसरों के लिए भी फूड बनता है, उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। जैसे अगर एक मिसाल ली जाए प्लांट्स की या घास की, ग्रास की, तो ग्रास जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, और वो उस पर रहने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं जो घास खाकर ज़िंदा रहते हैं, और भी चीज़ें फिर उन कीड़ों को खाकर ज़िंदा रहती हैं। तो इस तरह ये तमाम चीज़ें इस प्रोड्यूसर से चलती हैं। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर इस्तेमाल करने वाले को कहते हैं। तो वो जो घास खा रहे हैं उसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर में 3 कैटेगरीज़ हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो बिल्कुल उस घास के ऊपर ही रहता है और उसी घास को खाकर ज़िंदा है, जैसे कीड़े, जैसे ग्रास ऊपर कहते हैं, हमें कीड़ा है, आगे नाम भी आएगा उसका। तो वो उसको खाकर ज़िंदा रहता है और उस कीड़े को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है। वो जो कीड़ा है वो हार्बीवोर्स कहलाता है। हम कहते हैं उसको जो घास खाने वाले हैं, चारा खाने वाले हार्बीवोर्स। और उस कीड़े को जो है कोई ना कोई चिड़िया या कोई और चीज़ उसको खाती है अगर, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिसको हम आप कह सकते हैं कहते हैं बल्कि कार्निवोर्स। ठीक है, तो वो उस कीड़े को खाती है, वो चिड़िया या चूहा या जो भी है। अब उसको जो चीज़ आगे खाती है, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर को जो अपने लिए इस्तेमाल करती है एज अ फूड, उसको हम कहते हैं टर्टरी कंज्यूमर्स। ठीक है, जैसे अगर मिसाल दी जाए कि उस चिड़िया को ईगल ने खा लिया, तो वो टर्टरी कंज्यूमर्स है। तो ये इस तरह से जो है एक चेन चलती है कंज्यूमर की, 3 कंज्यूमर होते हैं। नेक्स्ट होता है डीकम्पोज़र। डीकम्पोज़र्स हम उसको कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज़म डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं और वो गलना शुरू हो जाते हैं, उसको हम डीकम्पोज़ हो रहे होते हैं, तो वो दोबारा से वो रिसाइकिल होते हैं, वो न्यूट्रेंट बनते हैं और दोबारा वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं, और इस तरह से ये डीकम्पोजिंग का अमल जारी रहता है। अच्छा जी, ये टॉपिक हो गया। उसके बाद अगर हम चलें तो पेज नंबर 143 पर पैरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, या इकोलॉजिकल पैरामिड्स। पैरामिड्स वैसे तो आपको पता है एहराम को कहते हैं, जो मिस्र में कब्रें बनी हुई हैं एहराम, उस तरह के ये त्रिकोण कलर का पत्थर आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर साइंस ने और ये जो इंग्लिश इकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एलर्टन ने, इन्होंने इसको कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। उनका क्या कहना था कि जो सबसे ज़्यादा तादाद में चीज़ होती है, ठीक है, उसका जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो लो होता है। जैसे अभी यहाँ पे आप देखें फिगर 7.9 पे, तो घास जो है वो सबसे ज़्यादा है, वो उसका लेकिन ट्रॉफिक लेवल कम है, लो है। उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल जो है वो ग्रास ऊपर का है, उस कीड़े का है जो इस घास पर रहता है, लेकिन वो घास के मुकाबले में इसकी तादाद कम होगी, ठीक है, लेकिन इसका जो ट्रॉफिक लेवल है वो घास से ज़्यादा है। उसके बाद इस कीड़े को खाने वाली चिड़िया, ठीक है, वो इसको खाती है, तो उसका ट्रॉफिक लेवल जो है वो इस ग्रास ऊपर से भी ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी, जो तादाद है वो इससे कम है। फिर उन चिड़ियों को जो चीज़ें खाती हैं, जैसे यहाँ पे अगर स्नेक दिखाया गया है, तो स्नेक जो है उसका जो ट्रॉफिक लेवल है वो चिड़िया से ज़्यादा है, लेकिन उसकी तादाद चिड़िया के मुकाबले में कम होगी। और उससे ऊपर जो है ऑल दिखाया गया, उल्लू, जो सांप को खा जाता है, तो उसका ट्रॉफिक लेवल सबसे ज़्यादा है, यानी सांप से भी और सबसे ज़्यादा, लेकिन उसकी जो तादाद है वो इन सब से कम है। तो इसको इसलिए पैरामिड करके लिखा गया कि किस तरह नीचे से चौड़ाई की तरफ से बिल्कुल अगर आप ऊंचाई पे जाएं तो वो चीज़ कम होती चली जाती है। ये इसमें चीज़ बताई गई है। अब अगर हम आएँ तो नेक्स्ट पेज पे 145 पे कार्बन ऑक्सीजन साइकिल है। साइकिल आपको पहले भी पता है कि देखें कार्बन ऑक्सीजन जो साइकिल है, अब हमारे हवा में जो है तकरीबन यानी एयर में बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, लेकिन 6 गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है
ये भी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और ये बहुत ज़रूरी है। इसकी मदद से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वगैरह बनते हैं, लेकिन हम ये डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, ठीक है। ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, बल्कि एटमॉस्फेयर से प्लांट जो पौधे होते हैं वो इनको इनहेल करते हैं और फोटोसिंथेसिस वगैरह का जो अमल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बाय फोटोसिंथेसिस वो बनाते हैं और उसके बाद जो है वो एक फूड चेन चलती है, ठीक है। और उस फूड चेन के ज़रिए ये हमारे इस्तेमाल में आती है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। इसका भी एक तरीक़ेकार है जो इसमें साइकिल बनाकर आपको दिखाया भी गया है कि किस तरह पूरी एक साइकिल जो है, प्लांट रिस्पायरेशन आपको दिखा रहे होंगे, CO2 वो लेते हैं, फिर किस तरह जो है वो पूरा एक इस्तेमाल होता है, एनिमल जो है रिस्पायरेशन वगैरह सब दिखाया गया। तो ये एक साइकिल है। अगर नेक्स्ट आए तो नाइट्रोजन साइकिल भी इसी तरह दिखाई गई है। ये भी एयर के अंदर मौजूद एक एयर आपको पता है गैस है और बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, लेकिन इसको भी हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके 3 तरीके हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। ये तीनों तरीके भी बताए गए हैं। पहले जो होता है डायरेक्ट हम जो इसकी कन्वर्जेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स के अंदर ये चेंज होती है, जिसको इस वजह से इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके जैसे ये थंडर्स, ये जो बादल गरजते हैं और रोशनी होती है, इससे ये पैदा होती है और वही फिर बारिश के पानी के ज़रिए जो है ज़मीन में जाती है, सॉइल सिस्टम में जाती है और वहाँ से भी मुख्तलिफ 3 टाइप्स बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ बनती है और वो आपकी ज़िंदगी में शामिल होती है। नाइट्रिफिकेशन में भी यही चीज़ बताई गई है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, तीनों तरीके हैं जिससे हमें नाइट्रेट्स की मदद यानी नाइट्रोजन बस हासिल होती है हमें। ये तीनों तरीके बताए गए हैं कि किस तरह से, और ये दोबारा पूरा एक सर्कल घूमता है, इसमें भी साइकिल दिखाई गई है, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ को बहुत डिटेल से नहीं पढ़ सकता, ठीक है। सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको जो आपके क्वेश्चन के हवाले से हैं। जैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ये भी क्वेश्चन है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, कि जब ये शहरी इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है, उसकी बर्निंग होती है, जिसकी वजह से CO2 एंड मीथेन जो है वो ज़्यादा गैसेस पैदा होती हैं। इस वजह से हम इसको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये जब ज़्यादा हो जाती हैं तो ये जो ओज़ोन है, आपको पता है कि ये हमारे सूरज और हमारे बीच में एक लेयर है ओज़ोन की, जो हमें सूरज की ख़तरनाक छुआओं से भी बचाते हैं और जो गर्मी को भी कम करती है ये। तो अगर ये ख़त्म ओज़ोन इसी तरह मतलब ख़त्म होती जाएगी अगर ये लेयर, तो फिर ये जो है ज़मीन से आपकी गर्मी ख़त्म नहीं होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको पढ़ सकते हैं। फिर पोल्यूशन की तरफ आएँ। पोल्यूशन भी आपको पता है कि क्या है, किसी भी चीज़ की प्योरिटी को, खालिस चीज़ को ख़राब कर दिया जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए उसकी, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। जैसे जितनी भी कुदरती चीज़ें मौजूद थीं उनमें कोई चेंज आ जाना, चाहे फिज़िकली हो, केमिकली हो, बायोलॉजिकल हो, उनके करैक्टरिस्टिक में चेंज आ जाना, चाहे वो एयर हो, लैंड हो, वाटर हो, सॉइल हो, तो उसमें जो चेंजिंग आती है उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। और इसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी, जानवरों की, पौधों की, सबकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा जी, एयर पोल्यूशन। अब जो हवाई आलूदगी है उसकी जो वजह है, सबसे आपको पता है बड़ी वजह क्या है, गाड़ियों का चलना। ये जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट लगे हुए हैं, कोयले का इस्तेमाल, गैस का इस्तेमाल, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल, इंडस्ट्रीज़ हैं, कुकिंग प्लांट्स हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, इन सब से जो आलूदगी निकलती है ये एयर पोल्यूशन में, ये हमारे लिए एयर पोल्यूशन का बाइस बनती है। फिर डिप्लेशन ऑफ ओजोन, मैंने अभी आपको बताया, जो स्मोक होता है, धुआं होता है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान देता है इस लेयर को, ओजोन वाली लेयर को, जिसकी वजह से जो हमारे लिए ये ख़तरनाक बनती जाती है। और मैंने आपसे कहा कि ये जो डायरेक्ट शुआएँ होती हैं सूरज की, अल्ट्रावायलेट, जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, ये ओजोन की लेयर उससे हमें बचाती है। अब हम इसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को? यूज़ ऑफ प्रॉपर फ़िल्टर। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके गंदे पानी और धुएँ को निकलने से पहले फ़िल्टर किया जाए। यूज़ ऑफ सोलर कुकर, ये जो है सूरज की रोशनी से जो चलने वाले कुकर हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ। इसके अलावा जितनी भी फ्यूल्स जितने भी इस्तेमाल किए जाएँ वो सब फ्रेंडली हों, माहौल के हिसाब से हों, माहौल को फ्रेंडली माहौल हो। उसके बाद एफ्रोस्टेशन, ये डिफ्रोस्टेशन का
ऑपोजिट है यानी जंगलात को लगाना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को लगाना, जिसकी वजह से हम एयर पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं। अब अगर वाटर पोल्यूशन की बात की जाए तो भाई उसमें भी यही है कि उसमें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे हमारे घरों का, एग्रीकल्चर का, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ का, मिल्क डेयरीज़ का, शुगर मिल्क वगैरह का जितना भी गंद है होटल्स का, वो इसमें जाना। फिर केमिकल पोल्यूटेंट्स जैसे हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स वगैरह, ये जितने भी डिटर्जेंट और केमिकल से बनने वाली दवाएं और ये चीज़ें बनाते हैं, उसका जो वेस्टेज है उसका। फिर थर्मल पोल्यूटेंट्स उसको कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की वजह से जो पोल्यूटेंट्स पैदा हो रहा है, या न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से, उसको हम कहते हैं थर्मल पोल्यूटेंट्स। और फिर है सॉल्टेशन यानी डिपोजिशन ऑफ सॉइल एंड सैंड इन द बॉटम ऑफ वाटर। अब ये जो ज़मीन के पानी के नीचे जो है ये तह लगने लग जाती है, एक किस्म की मट्टी आप कह सकते हैं, सैंड, रेत जैसे, और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और पानी जो है उसका लेवल बढ़ता जाता है और पानी की जगह कम रह जाती है, मट्टी ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से अमूमन जो है वो सैलाब भी आते हैं। तो ये आज का जो है मेन क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये मेन टॉपिक थे जो समझाने थे मुझे। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द लाइफ सस्टेनिंग एनवेलप ऑफ अर्थ इज़ बायोस्फीयर। सेकंड है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड पॉपुलेशन। थर्ड है एन एरिया वेयर कम्युनिटी इंटरेक्ट्स विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड ecosystem. 4 and any biological region recognized by its climate or vegetation is called biomass. The transfer of food material from producer through some organism with repeated eating and being eaten is called food chain. 6 the element in ecosystem recycle through organism with environment is called biogeochemical. 7 है process where nitrogenous compound of living organism convert into nitrate is called nitrification. 8 है the cold water between the organism of community occupying the same habitat is called competition. 9 है the association between two different type of organism which get benefit to each other cannot live without each other is called mutualism. और 10 है द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट और कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज अदर देन ऑक्सीजन इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो ये भाई हमारी वीडियो थी, बहुत लंबी हो गई है, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा और जितना भी नोट्स हैं PDF वगैरह वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।